हे एवरीबॉडी, दिस इज अनामिका एंड यू आर वाचिंग पाठशाला ऋषिकेश। स्वागत है आपका हमारी स्टैटिक जीके की एमसीक्यू सीरीज़ में, जो कि आज हमारा है 16वां दिन। 15 सेट हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। ल्यूसेंट के हम आपके लिए एमसीक्यू सीरीज़ लेके आए हैं। जो भी स्टैटिक पोर्शन है उसको हम कवर कर रहे हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आज की वीडियो में भी हैं। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको पूछा है कि इंडिया ने अभी तक आज तक की हिस्ट्री में आईसीसी का जो अंडर 19 विश्व कप होता है वो कितनी बार जीता है। ठीक है, तो ये हमने जीता है टोटल 5 बार। अब महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि अभी 2022 में ये कंडक्ट करवाया गया था और 2022 में हमारे भारत ने इसको जीता है। किसको हरा के? तो हमने हराया है इंग्लैंड को। ठीक है, रनर अप इंग्लैंड रही है और इंडिया जीता है और हमारे ये 5th टाइटल था, इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि अभी हाल ही में इसको कंडक्ट करवाया गया है। अगर कहाँ पे पूछेगा कि वेन्यू क्या रहा है इस बारी का, तो ये वेस्ट इंडीज में कंडक्ट करवाया गया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। आईसीसी की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल इसकी फुल फॉर्म होती है। जितने भी इंटरनेशनल क्रिकेट के मैचेस होते हैं वो इसके द्वारा कंडक्ट करवाए जाते हैं। हेडक्वार्टर कहाँ पे हैं इसके? तो वो मिलेंगे आपको दुबई में। ठीक है, और अगर प्रेसिडेंट की बात करें तो इनका नाम है ग्रेग बार्कले। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से याद रखते हुए चलनी है। अगला क्वेश्चन पूछा कि जो ब्लैक सॉयल है यानी कि जो काली मिट्टी होती है, इनमें से कौन सी उसकी विशेषता नहीं है? तो यानी कि बाकी जो कैरेक्टरिस्टिक होंगे वो उसके होंगे, एक जैसा होगा कि जो उसका नहीं होगा। ठीक है, तो पहला आपको बोल रहा है कि ये बेस्ट होती है कॉटन कल्टीवेशन के लिए। तो ये तो बिल्कुल सही है। जो आपका कॉटन कल्टीवेशन होता है, कपास की जो खेती होती है, उसमें ब्लैक सॉयल बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि ब्लैक कॉटन के लिए कौन सी मिट्टी बहुत अच्छी होती है, तो ब्लैक सॉयल इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा आपको बोल रहा है इट हैज़ लो वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी, यानी कि जो जल धारण की इसकी क्षमता होती है वो बहुत कम होती है, ये बोलना चाह रहा है। तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि इसकी हाई रिटेनिंग कैपेसिटी होती है वाटर की, तो इसलिए आपका बी बिल्कुल सही आंसर यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, तीसरा बोल रहा है, पढ़ लेते हैं और भी आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे, कि ये रिच होता है आयरन, लाइम और मैग्नीशियम में। तो बिल्कुल सही है। और इसका जो टेक्सचर होता है वो क्लेई होता है। तो ये सारे पॉइंट सही थे। ये इसकी जो वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी है ये भी हाई होती है, इसलिए आपका बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको पूछा है कि 1872 में लॉर्ड मेयो, जो कि वॉइसरॉय थे भारत के, इनकी हत्या कहाँ पर करी गई थी? या क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि कौन से ऐसे वॉइसरॉय थे, ब्रिटिश वॉइसरॉय थे, जिनका कि असैसिनेशन हुआ था, यानी कि जिनकी हत्या हुई थी। तो वो लॉर्ड मेयो थे। पोर्ट ब्लेयर में इनकी हत्या करी गई थी। पोर्ट ब्लेयर कहाँ है? ये है हमारी अंडमान एंड निकोबार की कैपिटल। ठीक है, तो यहाँ पे इनकी हत्या करी गई थी। अब इनसे रिलेटेड आपको एक चीज़ बहुत ज़्यादा से इंपॉर्टेंट से याद रखनी है। क्या है वो? 1872 का ईयर आपको अगर याद आ रहा होगा तो इस टाइम पे हमारी जनगणना स्टार्ट हुई थी, यानी कि जो भारत का सेंसस है ये पहली बार कब कंडक्ट करवाया गया था? तो 1871 में इसको कंडक्ट करवाया गया था और लॉर्ड मेयो ही उस टाइम पे वॉइसरॉय भारत के थे। तो पूछेगा तो आप आंसर कर लेना। ये मतलब इन्होंने कंप्लीट तरीके से नहीं करवाई थी, वो हमारी हुई थी 1882 में, जो कि रिपन ने करवाई थी। तो उस टाइम पे मतलब जो डिकेट जनगणना थी वो 1882 से हुई है, लेकिन 71 से आपके लॉर्ड मेयो ने जनगणना का जो कॉन्सेप्ट था वो स्टार्ट करवाया था। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से याद रखना। क्वेश्चन आपको पूछा है कि जो जॉइंट सिटिंग होती है पार्लियामेंट की, यानी कि जो 2 हाउसेस होते हैं हमारे, कौन कौन से? राज्यसभा और लोकसभा। तो इन दोनों की जॉइंट सिटिंग होती है, जो संयुक्त सत्र जिसको हिंदी में बोला जाता है। तो इसकी अध्यक्षता कौन करता है, ये आपको पूछा है। तो जो हमारे स्पीकर होते हैं लोकसभा के, वो इसकी अध्यक्षता करते हैं। अब इसके लिए आर्टिकल भी होता है एक जॉइंट सिटिंग के लिए, तो 108 आर्टिकल आपका जॉइंट सिटिंग का हो जाएगा और अध्यक्षता लोकसभा स्पीकर करते हैं, जो कि हमारे अभी कौन है? तो ये है हमारे ओम बिरला। कौन से नंबर के हो जाएंगे? तो 17th नंबर के हमारे लोकसभा स्पीकर ये हो जाएंगे। पहले अगर पूछता है तो जीवी मावलंकर इनका नाम है, जो कि भारतीय लोकसभा के पहले स्पीकर थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपको पूछा है कि कौन से पहले भारतीय थे जिनको कि रेमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित करा गया था। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए रेमन मैग्सेसे अवार्ड किस फील्ड में दिया जाता है। तो इसके लिए कोई ऐसा पर्टिकुलर फील्ड तय नहीं करा गया था, मतलब बोला गया था कि कोई भी इंसान किसी भी फील्ड में बहुत अच्छा काम करता है तो इस अवार्ड से उसको सम्मानित किया जाएगा। और कौन थे ये रेमन मैग्सेसे? तो ये फिलीपींस के प्रेसिडेंट थे, तो उन्हीं के नाम पर इस अवार्ड को शुरू करा गया था। तो जो हमारे भारतीय थे जिनका नाम है आचार्य विनोबा भावे, इनको ये अवार्ड मिला था 1958 में। और किस फील्ड में मिला था? तो इनको कम्युनिटी लीडरशिप के फील्ड में ये अवार्ड दिया गया था। तो पहले भारतीय विनोबा भावे, इनका नाम याद रखना है। बाबा आमटे की बात करें तो इनके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये कौन है? ये यूनाइटेड नेशन के द्वारा ह्यूमन राइट्स का जो अवार्ड दिया गया था, तो ये ओनली इंडियन बने थे जिनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया था। और वर्गीस कुरियन से अगर आप लोग परिचित हैं तो इनको फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन इन इंडिया बोला जाता है, क्योंकि जो हमारा डेयरी उत्पादन था उनमें इनका बहुत बड़ा योगदान था, तो इसलिए इनको व्हाइट रिवॉल्यूशन का फादर बोला जाता है। अगला क्वेश्चन आपको नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट से पूछा है, यानी कि जिसको असहयोग आंदोलन बोला जाता है।
तो इसका एंड कब हुआ था, यानी कि ये कब खत्म हुआ था, ये आपको पूछा है। तो 1922 में इसको एंड करा गया था। शुरुआत कब हुई थी, तो 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी जी के द्वारा ये मूवमेंट चलाया गया था। असहयोग आंदोलन क्या था कि उन्होंने बोला था कि अब हम अंग्रेजों की कोई भी मदद नहीं करेंगे, असहयोग हम उनका मतलब असहयोग से मतलब यही है कि कोई भी हम उनका सहयोग नहीं करेंगे। तो इन्होंने 1 अगस्त 1920 को ये चलाया था। अब इनका मानना था कि अहिंसा के थ्रू ही हम इसको चलाएंगे, मतलब कोई भी हिंसा हम नहीं करेंगे, नॉन वायलेंस नहीं करेंगे। लेकिन 1922 में क्या होता है कि बहुत सारे इंडियंस जाते हैं और उत्तर प्रदेश के एक जेल में जाते हैं और वहाँ पे आग लगा देते हैं, तो वो वायलेंस हो गया था। तो इसलिए महात्मा गांधी ने इसको 1922 में वापस ले लिया। तो आपको एंड पूछ रहा था, इसलिए 1922 आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको पूछा है कि इनमें से कौन से लोग हैं जो कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। नहीं पूछा है तो आपको उनका पूरा इलेक्टोरल कॉलेज पता होना चाहिए कि कौन कौन से उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो पहले तो इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट असेंबली, बिल्कुल ये करते हैं। फिर इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा, ये भी करते हैं। और राज्यसभा के जो भी इलेक्टेड मेंबर होते हैं ये भी करते हैं। लेकिन जो आपके नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं पार्लियामेंट के, तो वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। पार्लियामेंट यानी कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों के जो इलेक्टेड नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं, अब ये नॉमिनेटेड ही किसके द्वारा होते हैं, ये राष्ट्रपति के द्वारा इनका नॉमिनेशन किया जाता है। तो ऑब्वियसली वो उनके इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे क्योंकि उन्हीं के द्वारा वो चुने गए हैं। तो लोकसभा और राज्यसभा के जो भी नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं वो इनके इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। अब कितने मेंबर इनके द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं, तो 12 मेंबर आपके राज्यसभा में किए जाते हैं और दो मेंबर आपके लोकसभा में किए जाते हैं। ठीक है, अब ये सारा कहाँ पे लिखा गया है, तो इसके लिए एक आर्टिकल है, आर्टिकल 54। इनके इलेक्टोरल कॉलेज के बारे में बताता है कि कौन कौन इनके इलेक्टोरल कॉलेज मतलब कौन कौन इनमें पार्टिसिपेट करेगा। 55 की बात करें, आर्टिकल 55 क्योंकि प्रेसिडेंट से रिलेटेड है, तो ये बताता है कि प्रोसीजर क्या होगा, मतलब इलेक्शन किस तरीके से कंडक्ट करवाया जाएगा। तो प्रोसीजर के बारे में 55 आर्टिकल बात करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा है कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कितने होते हैं, तो नंबर आपको बताना है। तो 8 ये टोटल होते हैं और कौन कौन से होते हैं तो वो भी आपको पढ़ लेने हैं। B1 होता है आपका, इनके साइंटिफिक नेम भी आपको याद कर लेने हैं। B1 जिसका थायमिन होता है, B2 का राइबोफ्लेविन, B3 का आपका नियासिन होता है, B5 का पेंटोथेनिक एसिड, 6 का पायरोडॉक्सिन, 7 का बायोटीन, 9 का फॉलिक एसिड और 12 का होता है कोबालामिन या इसको साइनोकोबालामिन भी बोला जाता है। तो इनके आपको साइंटिफिक नेम भी याद रख लेना है क्योंकि पूछा जाता है आपको। और B1 से एक रोग होता है यानी कि एक डिजीज़ होती है जिसका नाम है बेरी बेरी। होते सबसे डिजीज़ हैं लेकिन आपको B1 का ज़रूर पता होना चाहिए क्योंकि ये इनका मेन कॉम्प्लेक्स होता है। तो ये हमने सारे इसके डिस्कस कर लिया और आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेके इनको याद कर सकते हैं, मतलब करना ही पड़ेगा, आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। अगला क्वेश्चन पूछा कि दचिगम सेंचुरी कहाँ पे लोकेटेड है, यानी कि हमारे कौन से स्टेट में ये लोकेटेड है। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ए, जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू एंड कश्मीर में ये लोकेटेड है। और कुछ बात करें कि जम्मू एंड कश्मीर में आपको कौन कौन से नेशनल पार्क या कौन कौन सी सेंचुरी मिलेंगी, तो किश्तवाड़ एक मिलेगा आपको, एक मिलेगा आपको सलीम अली। ठीक है, ये सलीम अली नेशनल पार्क की हम बात कर रहे हैं। अगर सलीम अली बर्ड सेंचुरी आपको पूछता है तो वो तो आपको गोवा में मिलेगी, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना। बर्ड सेंचुरी यानी कि बर्ड जो छोटी सी होती है, गोवा हमारा छोटा सा राज्य है तो वो गोवा में मिलेगा, लेकिन जो नेशनल पार्क है वो आपको जम्मू एंड कश्मीर में मिलेगा। और दचिगम की तो हमने बात कर ली, ये भी आपको वहीं पर मिलेगा। ठीक है, हेमिस की बात करें तो ये कहाँ पर मिलता है, ये मिलता है आपको लद्दाख में। ठीक है, असम में बात करें तो असम में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, काजीरंगा हो गया, मानस हो गया, डिब्रू साइकोवा हो गया, ये सारे आपके असम में महत्वपूर्ण हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा है कि पंचशील जो ट्रीटी है वो कौन सी कंट्री के बीच में साइन हुई है, तो ये हो जाएगी हमारे और चाइना के बीच में। यानी कि भारत और चाइना ने पीस का एक कोऑर्डिनेशन, मतलब देशों के बीच में किस तरीके से कोऑर्डिनेशन किया जाएगा, तो वही ये ट्रीटी बताती है। तो वो तो खैर काम नहीं कर रही है, लेकिन साइन हुई थी 1954 में, इसको साइन करा गया था भारत और पाकिस्तान के बीच में। तो अगर आपको पूछता है कि पंचशील ट्रीटी किससे रिलेटेड है तो आप आंसर कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन आपको पूछा है कि जो इलेक्शन होते हैं पंचायत के किसी भी स्टेट में, तो वो किसके द्वारा कंडक्ट करवाए जाते हैं। तो वैसे तो आपको पता होगा कि जितने भी आपके यूनियन यानी कि जो सेंटर के या स्टेट के जितने भी इलेक्शन होते हैं वो कौन करवाता है, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा वो कंडक्ट करवाए जाते हैं। लेकिन यहाँ पे पंचायत की बात कर रहे हैं, तो जितने भी पंचायत उससे नीचे के जो भी चुनाव होते हैं वो करवाता है आपका स्टेट इलेक्शन कमीशन। ठीक है, तो ये आपको डायरेक्टली यहाँ से याद रखना है। बाकी सारे आपके प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट या जितने भी सेंट्रल लेवल के चुनाव होते हैं वो आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करवाता है और स्टेट लेवल के भी वही करवाता है। लेकिन यहाँ पे पंचायत और उससे नीचे की अगर हम बात करें तो ये स्टेट इलेक्शन कमीशन के द्वारा कंडक्ट करवाए जाते हैं। अगर हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात करें तो इसके लिए आर्टिकल है आपका 324 यानी कि 324। और हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है, तो सुशील चंद्र इनका नाम है, जो कि हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर अभी प्रेजेंट में हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन पूछा कि जो तानसेन समारोह है ये कहाँ पे कंडक्ट करवाया जाता है, तो ये करवाया जाता है आपका मध्य प्रदेश में। लेकिन आपको सारे ऑप्शन मध्य प्रदेश के दे रखे हैं तो इसलिए आपको डिस्ट्रिक्ट भी पता होना चाहिए। तो ये ग्वालियर में कंडक्ट करवाया जाता है।
एक म्यूज़िक समारोह ये होता है। तानसेन आपको पता है कि बहुत ही फेमस ये म्यूजिशियन थे, अकबर के दरबार में उनके नवरत्न में ये आते थे, तो उन्हीं को सेलिब्रेट करने के लिए, उन्हीं को सम्मान देने के लिए ग्वालियर में इस समारोह को कंडक्ट हर साल करवाया जाता है। अगला पूछा कि भागीरथी जो है वो किसकी हेड स्ट्रीम है, यानी कि किसकी ये मुख्य धारा है, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा डी, गंगा। यानी कि गंगा जो है वो कहाँ से निकलती है, मतलब वो किसकी स्ट्रीम से बनती है, तो वो भागीरथी और अलकनंदा। तो ये दो स्ट्रीम जब आपके देवप्रयाग में मिलती हैं तो उसके द्वारा गंगा की फॉर्मेशन होती है। इसलिए बोला जाता है कि गंगा का कोई भी उद्गम स्थान नहीं होता है, कि आपकी भागीरथी और अलकनंदा को मिलकर ही आपकी गंगा की फॉर्मेशन होती है। तो ये आपको डायरेक्टली यहाँ से याद रखना है। अगला क्वेश्चन पूछा कि नील दर्पण पुस्तक है, इसके लेखक आपको बताने हैं। तो किससे ये रिलेटेड है ये पुस्तक, तो ये वेस्ट बंगाल में जो आपकी नील की खेती से रिलेटेड जो भी आंदोलन हुआ था तो उससे रिलेटेड ये बुक हो जाएगी, और ये लिखी है दीनबंधु मित्र के द्वारा। ठीक है, तो जो आपका नील दर्पण इस तरीके से भी पूछा जा सकता है किससे रिलेटेड ये बुक है, तो वेस्ट बंगाल में जो आंदोलन हुआ था नील की खेती को लेकर उससे रिलेटेड ये हो जाएगी। अगला क्वेश्चन पूछा कि जो जादूगढ़ा के एक खाने आपने सुनी होंगी अगर, तो ये कहाँ पे प्रेजेंट है, ये आपके झारखंड में प्रेजेंट। तो किसकी ये महत्वपूर्ण खाने हैं, तो भारत में यूरेनियम का हमारा जो झारखंड है वो इकलौता उत्पादक राज्य है, और सबसे ज़्यादा झारखंड में ही मिलता है हमारे भारत में। अगर कंट्री वाइज बात करें तो कजाकिस्तान इसका सबसे बड़ा उत्पादक देश हो जाएगा। किसकी बात कर रहे हैं हम, यूरेनियम की हम बात कर रहे हैं। तो जादूगढ़ा खाने अगर आपको पूछता है कि किससे रिलेटेड है, तो यूरेनियम इसका आंसर हो जाएगा, और झारखंड में प्रेजेंट है, ये भी आपको याद रखना है। अगला पूछ रहा है कि आपका जो इनमें से कौन से हैं जो कि आरबीआई के कभी भी गवर्नर नहीं रहे हैं। अगर नहीं पूछा है तो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन रहे हैं। मनमोहन सिंह बिल्कुल आरबीआई के गवर्नर रहे हैं। पूछा जा सकता है कि कौन से ऐसे प्रधानमंत्री हैं भारत के जो कि आरबीआई के गवर्नर भी रहे हैं, तो इनका नाम है मनमोहन सिंह। उर्जित पटेल भी बिल्कुल रहे हैं, रघुराम राजन, ये तीनों लोग आरबीआई के गवर्नर रहे हैं। तो इसलिए आपका आंसर हो जाएगा सुनील अरोड़ा। ठीक है, तो ये नहीं रहे हैं, तो इसलिए आपको ये याद रखना है। और कौन है सुनील अरोड़ा, तो अगर आपने हमने अभी इलेक्शन कमीशन की बात करी, तो ये इलेक्शन कमिश्नर हैं भारत के। 3 लोग टोटल होते हैं, तो एक आपके राजीव कुमार हो जाएंगे, ठीक है, एक आपके सुनील अरोड़ा हो जाएंगे, और हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है, सुशील चंद्र इनका नाम है। तो ये 3 लोग हमारे इलेक्शन कमिश्नर हो जाएंगे। अगला पूछा है कि भारत का कौन सा जो स्टेट है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है किसका, पल्सेस का, यानी कि दालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है भारत का, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, मध्य प्रदेश। तो ये आप डायरेक्टली याद रख लेंगे, मध्य प्रदेश दालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा है कि इनमें से कौन सा बैंक है जिसका नाम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया से चेंज कर दिया गया था, और कब करा गया था, तो 1955 में इसको चेंज किया गया था, और किसको, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, यानी कि जो भारतीय स्टेट बैंक है उसका नाम पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया हुआ करता था, 1955 में इसको चेंज कर दिया गया था। पूछ सकता है ईयर भी, तो ईयर भी याद रखना है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो हेडक्वार्टर मिलेंगे आपको मुंबई में, और इसके प्रेसिडेंट कौन है, तो इनका नाम है दिनेश कुमार खारा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप याद रखते हुए चलेंगे। अगला पूछा कि इनमें से कौन सा बिजली का सुचालक नहीं है, यानी कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, नहीं पूछ रहा है, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ब्रोमीन। ठीक है, तो ब्रोमीन बिल्कुल सही आंसर। आप लोग ग्रेफाइट में कंफ्यूज हो सकते हैं क्योंकि एक मिनरल है, लेकिन ग्रेफाइट एक ऐसा इकलौता मिनरल है जो कि इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है, तो इसलिए ग्रेफाइट आंसर नहीं होगा, ब्रोमीन इसका आंसर हो जाएगा। अगला पूछा कि अल्ट्रा फैक्ट्री जो रिसेप्टर होते हैं तो ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, तो ये ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर होते क्या हैं, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। तो जितनी भी हम सुगंध लेते हैं, यानी कि जो भी हम स्मेल लेते हैं, वो हम इन्हीं रिसेप्टर के द्वारा लेते हैं। तो ये कहाँ पे प्रेजेंट हो जाएंगे, ऑब्वियसली बात है नोज़ में ये प्रेजेंट हो जाएंगे। तो इस तरीके से भी पूछ सकता है कि किससे रिलेटेड ऑल फैक्ट्री, मतलब इनका काम क्या होता है इन रिसेप्टर्स का, तो स्मेल सूंघने का, यानी कि गंध सूंघने का इनका काम होता है, तो ये नाक में हमारे प्रेजेंट होते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा कि डायनामाइट की खोज कौन से साइंटिस्ट ने करी थी, तो ये अल्फ्रेड नोबेल नाम के एक वैज्ञानिक थे, तो इनके द्वारा डायनामाइट की खोज करी गई थी। कहाँ के ये वैज्ञानिक थे, तो स्वीडन के वैज्ञानिक थे, और इन्हीं की याद में एक अवार्ड शुरू करा गया था 1901 में, जिसका नाम क्या है, नोबेल प्राइज़। तो नोबेल प्राइज़ इन्हीं की याद में दिया जाता है, अल्फ्रेड नोबेल के नाम पे, तो स्वीडन के ये हैं, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अगला पूछा है कि हर्ट्ज जो है ये किसकी एसआई यूनिट है, तो ये हो जाएगी आपकी फ्रीक्वेंसी की एसआई यूनिट, यानी कि जिसको हिंदी में आवर्ती बोला जाता है, तो इसकी ये एसआई यूनिट हो जाएगी। औरों की बात करें तो ऊर्जा की बात करें तो इसकी एसआई यूनिट हो जाएगी आपकी जूल। ठीक है, दबाव यानी कि प्रेशर की बात करें तो इसके लिए पास्कल या टॉर नाम की एसआई यूनिट का यूज़ करा जाता है, और फोर्स यानी कि बल की बात करें तो ये न्यूटन इसकी एसआई यूनिट हो जाएगी। तो ये सारी जितनी भी एसआई यूनिट है मैं डेली कवर करवा रही हूँ, तो आई होप आपको चीज़ें याद हो रही होंगी और आपके काम में आएंगी, तो आप मेरे को याद करेंगे। अगला क्वेश्चन पूछा है कि कोरंडम ये किसका ओर है, यानी कि किसका ये अयस्क है, तो ओर या अयस्क होता क्या है,
तो जितने भी मिनरल होते हैं जिनमें से कि हम वैल्यूएबल मिनरल तो अलग निकाल देते हैं, लेकिन जो बेकार चीज़ें बच जाती हैं तो उसी को आयस्क बोला जाता है। तो ये किसका हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एल्यूमिनियम, यानी कि जिसका सिंबल Al होता है, तो इसका और हो जाएगा आपका कोरंडम। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा कि नेक्टोफोबिया किससे रिलेटेड है, यानी कि ये फोबिया से आपको याद आना जाना चाहिए क्योंकि ये रूट वर्ड होता है भय के लिए, यानी कि डर के लिए ये रूट वर्ड होता है। तो नेक्टोफोबिया होता है आपका डार्कनेस से रिलेटेड, यानी कि अंधेरे से जिसको डर लगता है उसको बोला जाता है नेक्टोफोबिया। बर्ड की बात करें कि अगर पक्षियों से आपको डर लगता है तो उसको बोला जाता है ऑर्निथोलॉजी, आपकी बर्ड की स्टडी को बोला जाता है। तो ऑर्निथोफोबिया ही बर्ड की भय को यानी कि डर को बोला जाता है। एनिमल की बात करें तो जूफोबिया इसको बोला जाता है, और लाइट की बात करें तो फोटोफोबिया। ठीक है, फोटो ये हो गया, जू ये हो गया, और ये ऑर्निथो हो गया। ठीक है, और इनके आगे क्या लगा देना, फोबिया, तो आपको याद हो जाएगा। अगला पूछा है कि डीएनए कहाँ पे स्टोर्ड होता है, यानी कि सेल में कहाँ पे ये स्टोर्ड होता है। पहले तो इसकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, डिऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड इसकी फुल फॉर्म होती है। और कहाँ पे ये प्रेजेंट होता है, तो ये होता है आपका न्यूक्लियस में। ठीक है, क्या होता है डीएनए बेसिकली, तो ये जेनेटिक मटेरियल होता है और ये केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है किसी भी सेल के। ठीक है, तो ये थे हमारे 25 क्वेश्चन और उनसे रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स थे वो भी हमने डिस्कस करे हैं। तो आप देख रहे होंगे कि 15 मिनट में हम कितने सारे क्वेश्चन कवर कर रहे हैं। 25 क्वेश्चन तो सिर्फ नाम के लिए हैं, उनसे रिलेटेड जो फैक्ट्स भी हैं वो भी हम कवर कर रहे हैं। तो इसी तरीके की और महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आप जुड़े रहिए पाठशाला ऋषिकेश के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।